नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। मेरा नाम नीरज यादव है और हम आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। कल की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के विषय के बारे में समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स की कितनी शाखाएं होती हैं और फिर इकोनॉमी क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में हमने अपनी एक समझ बनाई। उसके पश्चात हम सिलेबस की ओर अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस की ओर अग्रसर हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पहला टॉपिक है वो हम जो पढ़ाएंगे आपको वो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित मुद्दे। इसके अंतर्गत हम तीन मेन टॉपिक को देखेंगे। पहला बेरोजगारी देखेंगे, उसके बाद गरीबी, गरीबी से होते हुए हम असमानता की ओर चलेंगे। इसके और असमानता को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पहला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित मुद्दे कंप्लीट हो जाएगा। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेरोजगारी पर। बेरोजगारी को देखते हैं। बेरोजगारी के अंतर्गत हम एक मोटा माटी आइडिया बना लेते हैं कि बेरोजगारी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम बेरोजगारी के अंतर्गत देखेंगे कि बेरोजगारी क्या होती है, उसके बाद बेरोजगारी का गणना कैसे किया जाता है, गणने के बाद जो है इसके तीन तरीके होते हैं, उन तरीकों को देखेंगे। उसके पश्चात जो है हम बेरोजगारी का प्रकार देखेंगे और फिर बेरोजगारी के कारण और निवारण को देखते हुए अपना बेरोजगारी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, बेरोजगारी। बेरोजगारी को हिंदी में बेरोजगारी कहते हैं, इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि बेरोजगारी होता क्या है। मान लीजिए आप कि रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है और जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं कमाता है। यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला कि एक व्यक्ति है जिसकी आयु 25 वर्ष है, दूसरा कि वो शिक्षित है। तो क्या हम रमेश को बेरोजगार मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको हम समझते हैं। रमेश को हम बेरोजगार नहीं मानेंगे क्योंकि जो रमेश है वो आयु वर्ग में तो आता है, वो उसके योग्य भी है, लेकिन वो इच्छुक नहीं है। वो नौकरी करना चाहता नहीं है और ना ही नौकरी ढूंढ रहा है। तो बेरोजगारी की तीन कंडीशन होती हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार मानेंगे। उसके लिए तीन कंडीशन होता है, मुख्यतः तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि वो योग्य हो, जो भी रोजगार वो करना चाहता है उस रोजगार के योग्य हो। दूसरा कंडीशन है कि वो आयु वर्ग में आता हो। अब आयु वर्ग में इसके लिए जो है, जो अलग अलग जो है कार्यालय हैं जो सर्वेक्षण करते हैं उनका थोड़ा अलग अलग आयु वर्गों को लेते हैं। जैसे कि जो नेशनल स्टेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसओ है, वो 15 वर्ष से 59 वर्ष तक लेता है, 59। तो संबंधित आयु वर्ग में आता है पहला कि वो योग्य है, दूसरा आयु वर्ग में आता है। जो तीसरी कंडीशन होती है वो होती है कि वो काम करने के इच्छुक हो। अगर वो इच्छा ही नहीं रख रहा है काम करने की तो उसको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे और ना ही उसको हम रोजगार में शामिल करेंगे। तो बेरोजगारी के लिए कंडीशन तीन होती हैं। पहला इच्छुक होना, योग्य होना, आयु वर्ग में आना। तो बेरोजगारी की तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि इच्छुक हो रोजगार के, दूसरा है आयु वर्ग में आता हो, दूसरा है आयु वर्ग में आता हो, तीसरा है योग्य हो। अब अगर कोई भी व्यक्ति है, उसमें जो पहला पॉइंट है इच्छुक है, इच्छा है, तो हो सकता है उसकी आज इच्छा हो नौकरी ढूंढने की या नौकरी करने की, कल हो सकता है उसकी इच्छा ना हो। मतलब उसकी इच्छा बदलती रहती है। आयु वर्ग में हो सकता है आज वो उस आयु वर्ग में आता हो। इसका जो दूसरा कंडीशन है आयु वर्ग, तो आयु वर्ग में हो सकता है कि वो आज आता हो, कल उस आयु वर्ग में ना आए, वो 59 वर्ष की या 72 वर्ष की आयु को पार कर ले जाए।
तो दो कंडीशन है जो बदलती रहती है। तो बेरोजगारी का मैं सिंपल से देखूं मतलब, तो यहाँ पर एक स्थिति का मतलब आता है। माफी चाहेंगे, बीच में कुछ कारणों की वजह से क्लास को जो है रोकना पड़ा। तो हम समझ रहे थे कि बेरोजगारी क्या होती है। यहाँ पर हमने पहली कंडीशन को समझा कि एक व्यक्ति है जो नौकरी करना चाहता है, उसके आयु वर्ग में आता है और योग्य है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो उसको हम बेरोजगार कहेंगे। एक और कंडीशन आती है कि एक व्यक्ति है जो इच्छुक है, आयु वर्ग में आता है, योग्य भी है, लेकिन उसने नॉर्मल कंप्यूटर से डिप्लोमा किया है और वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता है, या फिर डिप्लोमा करने के पश्चात वो चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा सैलरी मिले। तो प्रोफेसर लेवल की सैलरी होती है या साइंटिस्ट लेवल की सैलरी होती है। मतलब जो वेतन दर है, जो डिमांड के हिसाब से, जो क्वालिटी के हिसाब से उसको जॉब नहीं, उससे उच्च स्तर की जॉब चाहिए, तो उसको भी हम रोजगार में शामिल नहीं करेंगे या इसके गणने में शामिल नहीं करेंगे, उसको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। तो एक और तो चौथी कंडीशन ऐड हो जाती है कि प्रचलित वेतन दर पर। यहाँ पर बेरोजगारी की एक बड़ी परिभाषा निकल कर आती है कि एक व्यक्ति है जो प्रचलित वेतन दर पर काम करने के योग्य है, इच्छुक है और संबंधित आयु वर्ग में आता है, लेकिन उसे काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगार मानते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है बेरोजगारी की कि उसकी इच्छा है नौकरी करने की, वो आयु वर्ग में आ रहा है और ये बदलती रहती है। उसकी आज इच्छा है नौकरी करने की, कल हो सकता है कि उसकी इच्छा ना रहे और वो आज आयु वर्ग में आ रहा है, कल हो सकता है कि वो संबंधित आयु वर्ग को पार कर जाए। मतलब यह कि उसकी स्थिति जो है, उसकी इच्छा परिवर्तित होती रहती है। इसका मतलब ये है कि एक अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे अवस्था बदलती रहती है, वैसे ही बेरोजगारी भी बदलती रहती है, मतलब एक स्थिति को दर्शाता है। तो बेरोजगारी एक स्थिति है, एक सिचुएशन है। बेरोजगारी स्थिति कैसी है ये हमने समझ लिया। अब इसका हम एक परिभाषा देखते हैं कि बेरोजगारी एक स्थिति है जो ये दिखाती है कि एक व्यक्ति है जो प्रचलित वेतन दर पर काम करने के योग्य है, इच्छुक है और उसके संबंधित आयु वर्ग में आता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी स्थिति के साथ साथ समस्या भी है। बेरोजगारी को हम समस्या भी मानते हैं। समस्या कैसे है कि एक व्यक्ति है जो जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उसकी आय कम होगी तो उसका जीवन स्तर कम होगा। अब चूंकि व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है, अब जब व्यक्ति का जीवन स्तर कम होगा तो समाज में विसंगति उत्पन्न होगी, समाज में जो है अ, असुरक्षा का उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और जब ये सब उत्पन्न होगा तो उससे देश का भी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित होगा। यानी कि बेरोजगारी स्थिति के साथ साथ समस्या को भी दिखाती है। पहला पॉइंट हमने समझ लिया ये। दूसरा पॉइंट ये है, बेरोजगारी स्थिति होती है। स्थिति होती है। स्थिति होती है। स्थिति कैसे होती है ये हमने देख लिया। इन दो रीजन की वजह से इसको स्थिति बोल सकते हैं। परिवर्तित होता रहता है। समस्या भी होती है, बेरोजगारी समस्या होती है। समस्या कैसे होती है हमने देख लिया। इससे व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को नुकसान होता है। नुकसान होता है। तो बेरोजगारी की एक परिभाषा निकल कर सामने आती है कि बेरोजगारी वो स्थिति होती है जो ये दर्शाती है
कि एक व्यक्ति प्रचलित वेतन दर पर काम करने के योग्य इच्छुक है, लेकिन उसको काम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अब कोई भी चीज होती है उसका अगर हम गणना करते हैं तो किसी के संदर्भ में करते हैं, कोई एक संदर्भ मान होता है। जैसे अगर हम कहेंगे 50% है, तो 50% का मतलब होता है कि उसके 100 में 50% है, मतलब 100 में उसके 50 हैं। एक संदर्भ मान है 100, उसके संदर्भ में इसके 50 हैं। वैसे जो बेरोजगारी का हम निकालते हैं, बेरोजगारी को हम जो मापते हैं या बेरोजगारी को हम जो देखते हैं, तो वो किसी के संदर्भ में देखा जाता है। उसे हम श्रम बल या श्रम शक्ति कहते हैं। श्रम बल क्या होता है? श्रम बल का मतलब सीधा सा है कि ये जितनी ऊपर की जो 4 कंडीशन हमने दी है, कोई भी व्यक्ति जो इन 4 कंडीशन को पूरा करता है, वो सभी व्यक्ति श्रम बल में आते हैं। श्रम बल के संदर्भ में मापना इसलिए भी जरूरी होता है कि इससे हमको सही जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम पूरा जनसंख्या के अनुपात में अगर इसको हम मापेंगे, 100 की जनसंख्या के अनुपात में मापेंगे, तो हमको वस्तु स्थिति नहीं पता चलेगी, क्योंकि जो लोग नौकरी करने के इच्छुक ही नहीं है या उसके आयु वर्ग में नहीं आते हैं, उनको अगर हम नौकरी से संबंधित गणना में शामिल करेंगे, तो हमारा जो डाटा प्राप्त होगा वो सही डाटा नहीं प्राप्त होगा, उससे हमें वास्तविक जानकारियां नहीं प्राप्त होंगी। तो श्रम बल में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कि नौकरी करने के इच्छुक होते हैं, आयु वर्ग में आते हैं, योग्य होते हैं। उन व्यक्तियों को श्रम बल के संदर्भ में श्रम बल में शामिल किया जाता है, श्रम बल या श्रम शक्ति में। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं थोड़ा। दूसरा पॉइंट आता है श्रम बल। श्रम बल या श्रम शक्ति। श्रम बल या श्रम शक्ति में किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? योग्य हो, इच्छुक हो, काम करने की इच्छा हो, आयु वर्ग में आते हो। इच्छुक मतलब आइए गया उसमें, आयु वर्ग में आते हो, आयु वर्ग में आते हो। अब ये जितने भी व्यक्ति इस श्रम बल में आएंगे, श्रम बल में जितने भी व्यक्ति आएंगे, उनको जब हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, तो जो हमारा मान आएगा उसको हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं श्रम बल सहभागिता दर, भागिता दर। दर क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिवाइड किया जाता है किसी भी चीज को, किसी उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम दर बोलते हैं। जितने भी आदमी श्रम बल में शामिल होते हैं, श्रम बल में वही लोग शामिल होते हैं जो नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, आयु वर्ग में आते हैं, और उनको श्रम बल में शामिल किया जाता है। और जब श्रम बल में शामिल व्यक्तियों को कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो श्रम बल सहभागिता दर आता है। दर दिखाता है कि 100 में से कितने लोग। दर का मतलब ये होता है, सहभागिता मतलब श्रम बल में भागीदारी, कौन कितनी भागीदारी, श्रम बल में भागीदारी करना। सहभागिता मतलब पार्टिसिपेट करना, श्रम बल मतलब जो इस जो है लेबर फोर्स में शामिल किए जाते हैं। अगर हम श्रम बल सहभागिता दर की बात करें, तो ये 2025 के डाटा के हिसाब से 55% आता है, अप्रैल से लेकर जून तक। इसका मतलब निकल के आता है सामने ये कि जो है देश की 100 व्यक्तियों में 55 व्यक्ति हैं जो नौकरी करने की इच्छा रख रहे हैं और उसके आयु वर्ग में आ रहे हैं, और जो इच्छा रख रहे हैं, जितनी इच्छा रख रहे हैं, वो उनकी योग्यता वो अपनी योग्यता के अनुसार वो अपनी इच्छा रख रहे हैं। 45% लोग ऐसे हैं जो कि या तो आयु वर्ग में नहीं आ रहे हैं 15 से
65 वर्ष की आयु वर्ग में नहीं आ रहे हैं, या फिर वो नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं, तो वो 45% की आबादी है। 55% की आबादी है जो अ, नौकरी ढूंढ रही है और आयु वर्ग में आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एक और कंडीशन आती है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसने ज्यादा शिक्षा अर्जित करके रखा है और वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसको नौकरी मिलती भी है लेकिन वो जितना शिक्षा उसके पास है उससे कम स्तर का रोजगार उसको मिलता है, या फिर वो साल भर के लिए नौकरी ढूंढ रहा है, उसको केवल जितना दिन के लिए वो नौकरी ढूंढ रहा है उसके लिए वो लेकिन केवल उसके आधे भाग तक ही वो नौकरी करने का अवसर पा रहा है, काम करने का अवसर पा रहा है, और बाकी जितने उसके आधे भाग है वो उतने आधे भाग में वो काम करने का अवसर नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम अल्प रोजगार बोलते हैं। तो अल्प रोजगार क्या होता है? अल्प रोजगार भी एक स्थिति को दर्शाती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने शिक्षा से कम स्तर के रोजगार में संलग्न होता है, या फिर केवल अर्धवार्षिक समयावधि के लिए जो है उसको रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा इसका हेडिंग है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार क्या होता है? योग्यता से कम स्तर के रोजगार में संलग्न होना। में संलग्न होना या अर्धवार्षिक समयावधि हेतु रोजगार मिलना। तो हमारी रोजगार बेरोजगार की परिभाषा क्या होती है ये हमने समझ लिया, अल्प रोजगार क्या होता है ये समझ लिया। आज हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है, तो इसके बाद की जो टॉपिक आते हैं कि रोजगार बेरोजगारी का गणना कैसे किया जाता है, बेरोजगारी दर कितनी है, बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, ये सब हम अपना कल की क्लास में समझेंगे। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों के लिए लाभदायक रही होगी। थैंक यू।